नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। जब से न्यूज आया है डीएचएफएल का शेयर स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होने वाला है, जैसा कि पीरामल ग्रुप ने प्रपोजल दे रखा है और उस प्रपोजल को सीओसी द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसके शेयर में लगातार लोअर सर्किट बना हुआ है और एक बार फिर से ये लोअर सर्किट के साथ 22 रुपये 40 पैसा पर क्लोज होता है 29 जनवरी 2021 के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर वॉल्यूम एनालिसिस में नजर डालें तो इसमें अभी भी अच्छा खासा क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट इसमें 100% की क्वांटिटी डिलीवरी देखने को मिल रही है। टुडे जो डेटा दिया हुआ है ये 29 जनवरी 2021 का है। इसमें आप देख सकते हैं जो एनएसई और बीएसई मिलाकर टोटल क्वांटिटी ट्रेड का दिया हुआ है ये करीब 7 लाख के आसपास है और ये 100% क्वांटिटी डिलीवर होती है। उसके एक दिन पहले यानी 28 जनवरी का भी डेटा देखें तो उस दिन भी इसमें 4 लाख के आसपास से ट्रेड होता है और एक बार फिर से 98.98% यानी ऑलमोस्ट 100% से डिलीवर होता है। 1 वीक का एवरेज निकाला जाए तो इसमें 4.66 लाख का क्वांटिटी ट्रेड होता है और एक बार फिर से इसमें डिलीवरी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रहा है और ये 99.30% है 4.62 लाख शेयर के साथ। डीएचएफएल को काफी लंबे समय से मैं ट्रैक कर रहा हूं और इस पे बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, चाहे एनसीडी होल्डर्स को लेकर हो, एफडी होल्डर्स को लेकर हो या शेयर होल्डर्स को लेकर हो। इसलिए मैं यहां पर कहना नहीं चाहूंगा कि इसमें कौन स्मार्ट है, जो अपना शेयर सेल कर रहा है वो स्मार्ट है या जो शेयर बाई करके होल्ड कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। इसलिए इन बातों को इग्नोर करते हुए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीएचएफएल के डूबने के पीछे कौन से ऐसे मेजर कारण रहे, डीएचएफएल के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कैसे इसमें फंसते चले गए, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, एनसीडी होल्डर हो या एफडी होल्डर हो। क्या ये लोग बच सकते थे और अपने कैपिटल अमाउंट को सेव कर सकते थे? क्योंकि अगर देखा जाए तो एफडी होल्डर्स हो, एनसीडी होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, सबको नुकसान होना तय है अगर छोटे एनसीडी या एफडी होल्डर्स को हम यहाँ पर साइड कर दे तो। साथ ही हम देखेंगे वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिसको एनसीडी इन्वेस्टर हो या इक्विटी इन्वेस्टर हो कंसिडर कर चले तो फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कुछ शेयर पर मैंने वीडियो बना रखा है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ ही उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है ये सारे डिटेल मैंने शेयर कर रखा है, जैसे इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी और टाइटन। अगर ये वीडियोज आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर देखें, शायद आपको एक आइडिया लग जाएगा ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि डीएचएफएल एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है इसलिए ब्रीफली हम जान लेते हैं एनबीएफसी होता क्या है। एनबीएफसी बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती है। इसमें बहुत सारे काम बैंकों की तरह होते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता है और बैंकिंग के जितने भी 100% रूल होते हैं इसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते। किसी भी एनबीएफसी कंपनी का मेन फंक्शन देखा जाए तो वो डेट मार्केट हो या बैंक से लोन लेते हैं और वही पैसा वो किसी और को देते हैं, यानी एक तरफ वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और दूसरी तरफ से वो इंटरेस्ट लेते हैं। वो कम इंटरेस्ट पे पैसा उगाही करते हैं और थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट पे वो पैसा किसी को देते हैं। एनबीएफसी कंपनी जो लोन देते हैं कई बार ये सिक्योर्ड लेंडिंग होता है, कई बार नॉन सिक्योर्ड लेंडिंग होता है। प्योरली सिक्योर्ड लोन देखा जाए तो जैसे मुथूट फाइनेंस कंपनी है वो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ये भी कई बार सिक्योर्ड लोन देती है और कई बार नॉन सिक्योर्ड लोन देती है। अगर सिक्योर्ड लोन की बात करें तो जैसे होम लोन हो गया, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन हो गया, ये सारे सिक्योर्ड लोन लेंडिंग के कैटेगरी में आते हैं। अनसिक्योर्ड या हाई रिस्क वाला लेंडिंग का एग्जांपल हो सकता है अगर कोई कंपनी या बैंक किसी को लोन देता है, जैसे एसएमईज हो गया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो गया, किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो गया या प्रोजेक्ट लोन हो गया। अनसिक्योर्ड लेंडिंग को देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है और ऐसा माना जाता है कि 30 से लेकर 50 से ज्यादा पॉइंट मिलता है अगर इसका हम कंपेयर करें सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में तो। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है और डीएचएफएल के केस में भी कुछ ऐसा हुआ था। अब हम उन मेजर एस्पेक्ट को देख लेते हैं डीएचएफएल कैसे डूबता चला गया और फाइनली दिवालिया हो गया। ये डिटेल निकालने के लिए मैंने डीएचएफएल का 4 से 5 साल का बैलेंस शीट स्टडी करने की कोशिश की और जो भी उसका निचोड़ निकल कर आया वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
वैसे ये भी कहा जा रहा है डीएचएफएल के जो फॉर्मर प्रोमोटर कपिल वाधवान हैं, उन्होंने फंडिंग में इरेगुलरिटीज की जिसकी वजह से ये कंपनी दिवालिया हुई। लेकिन इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी जांच एजेंसी इस पर काम कर रही है और उनका अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितने का इनअप्रोप्रिएशन हुआ है और कितने फंड का इसमें इरेगुलरिटीज हुई है। इसलिए बैलेंस शीट से जो डेटा निकल कर आ रहा है वही डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो निश्चित ही आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, लेकिन मैं वैसे ही लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ना भी हो तो आपको चीजें आसानी से समझ में आए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किसी भी बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट साइड होता है। जब मैंने डीएचएफएल के बैलेंस शीट को स्टडी किया तो लोन फ्रॉम बैंक जो दिख रहा था फाइनेंशियल ईयर 2016 में ये करीब 53 से 54% हुआ करता था, लेकिन अगर 2019 के फाइनेंशियल ईयर डेटा को हम देखें तो इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलती है और ये 53 से 54% से घट के 35 से 36% पर आ जाता है। निश्चित ही ये अचानक नहीं होता है, इस पीरियड का जो 4 फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें लगातार इसमें गिरावट देखने को मिलती है। 2016 के फाइनेंशियल ईयर में जो डीएचएफएल डेट मार्केट से फंड रेज करता था वो करीब 33 से 34% का होता था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2019 में 48 से 50% हो जाता है। डेट मार्केट यहाँ पर मतलब है जैसे बॉन्ड इशू करके, डिवेंचर इशू करके ये फंड जो रेजिंग होती है इसको हम डेट मार्केट से रेज किया हुआ फंड कहते हैं। एक तरह से देखा जाए और कंपेयर किया जाए 2016 के बैलेंस शीट और 2019 के बैलेंस शीट से तो इसका पूरा लायबिलिटी साइड ही मिसमैच हो जाता है और ये चेंज होता है। जो लोन फ्रॉम बैंक पहले हुआ करता था इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और फंड रेजिंग फ्रॉम डेट मार्केट इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में मिसमैच होने का मतलब है अगर आप बैंक से लोन रेज करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको कम देना होता है, जबकि अगर आप डेट मार्केट से फंड रेजिंग करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देना होता है। यानी पहले जो आप कम इंटरेस्ट रेट में लोन उठाया करते थे बाद में जाकर उसको कवर करने के लिए आप डेट मार्केट से फंड रेज करना चालू करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। इस बैलेंस शीट को स्टडी करते हुए मैंने ये भी पाया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या बैंक जिन्होंने लेंडिंग कर रखा था डीएचएफएल को, उन्होंने फंड अपना वापस मांगने चालू कर दिए थे और नया कोई भी उनको लोन देने से ये लोग मना कर रहे थे, जिसकी वजह से डीएचएफएल डेट मार्केट की ओर रुख किया। क्योंकि अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी में लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी, रिजर्व ही नहीं रहेगा तो उस बिजनेस को रन कराना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो इनका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो जो ये होम लोन दिया करते थे 2016 के फाइनेंशियल ईयर में इसका परसेंटेज करीब 72 से 73% होता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में घटकर ये 56 से 58% हो जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो 16% हुआ करता था 2016 में 2019 में 21% हो जाता है और प्रोजेक्ट लोन जो इनका 8 से 9% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2016 में 2019 में 16 से 17% के बीच हो जाता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं होम लोन जो कि एक सिक्योर्ड लेंडिंग होता है इसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है और डीएचएफएल का ओनर शायद अपना बिजनेस एक्सपेंशन के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेने के साइड में बढ़ते जा रहे हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट लोन जैसा कि मैंने बताया ये अनसिक्योर्ड होता है या हाई रिस्क वाला लोन लेंडिंग होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है डीएचएफएल के केस में दिवालिया होने की कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब इन्होंने एसेट लायबिलिटी मिसमैच कराया और अपना रिस्क प्रोफाइल पहले से ज्यादा खतरनाक कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सपोज आप किसी को पैसा पेमेंट करते हैं उसके घर के अगेंस्ट में, अगर वो पैसा नहीं देता है तो हो सकता है आप उसके घर को क्लेम करें और उस घर को आप ले सकते हैं जो आपने लोन दे रखा है उसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देते हैं और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ता है लेकिन आपका लोन का वैल्यू बढ़ते जाता है, वहां से आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। उसी तरह प्रोजेक्ट लोन हो सकता है, जैसे आईएलएफएस के केस में हो गया, उसने लोन तो बहुत ज्यादा उठा रखा था लेकिन जो उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन था वो डिटोरिएट होने लगा और आईएलएफएस का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन खराब होने की वजह से जितने भी उसके लेंडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। सेम पैटर्न और रास्ते पर डीएचएफएल भी चल पड़ा था। शायद वो डेट मार्केट से जो फंड रेजिंग कर रहे थे उसका रेट हाई हुआ करता था, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि उनको इंटरेस्ट भी हाई मिले, इसलिए वो इस रास्ते पर चल पड़े और ये फंसते चले गए और फाइनली ये कंपनी दिवालिया हो गई। ये डिटेल जो मैं शेयर कर रहा हूँ केवल डीएचएफएल के रेलिवेंट नहीं है, बल्कि इसको अपना बेस बनाकर आप आने वाले टाइम में अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को चेक करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं ताकि आपके कैपिटल अमाउंट पे रिस्क ना हो। अब हम जान लेते हैं डीएचएफएल में छोटे निवेशक कैसे फंसते चले गए।
पहला कारण डीएचएफएल का ट्रिपल ए रेटिंग है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है डीएचएफएल के चंगुल में छोटे इन्वेस्टर फंसते चले गए और आज सिचुएशन ऐसा बन गया है कि उनको अपने कैपिटल अमाउंट से भी लॉस उठाना पड़ रहा है। ट्रिपल ए रेटिंग की वजह से शायद लोगों के दिमाग में ऐसा गया होगा कि ये कंपनी अच्छा कर रही है और जो भी कमिटमेंट दे रही है आने वाले टाइम में भी इसको फुलफिल करेगी। लेकिन रेटिंग का चक्कर अब तक मुझे समझ में नहीं आया, कैसे कोई कंपनी 2 महीना में ही ट्रिपल ए से डी रेटिंग में पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक झोल है और क्या कैलकुलेशन या इसका मेथड है मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरा कारण रहा हाई इंटरेस्ट रेट। अगर देखा जाए तो डीएचएफएल एफडी हो या एनसीडी हो, इस पे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा था और शायद लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसमें अगर 3 से 4% का ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों ना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तीसरा कारण जो मुझे समझ में आया, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। कुछ महीनों या सालों पीछे हम जाएं तो टीवी पे बहुत सारे ऐड हमें देखने को मिलते थे, जिसमें बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी डीएचएफएल का ऐड किया करता था और उन एड्स में ये सेलिब्रिटी इस कंपनी का तारीफों का पुल बांधते रहता था। शायद लोगों के दिमाग में निश्चित ही ये गया होगा कि अगर इतना बड़ा सेलिब्रिटी किसी भी कंपनी का ऐड कर रहा है तो निश्चित ही वो कंपनी रिलायबल है और ऐसे कंपनी में पैसा निवेश किया जा सकता है। ये एक धोखा हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है सेलिब्रिटी केवल अपने पैसे के लिए किसी भी कंपनी का ऐड कर डालते हैं। उनको ये नहीं मतलब होता है कि इसमें कोई फंस रहा है या इससे किसी को नुकसान हो रहा है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में अब हम जान लेते हैं इक्विटी शेयर इन्वेस्टर हो या एनसीडी इन्वेस्टर हो, किन चीजों को उनको कंसीडर करना चाहिए अगर वो कहीं पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो मेनली आपको 3 चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और ये केवल 1-2 सालों का नहीं, कम से कम 4 से 5 सालों का स्टडी करना चाहिए। पहला होना चाहिए आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट कैसा है उस कंपनी का। अगर उसका परसेंटेज 1.3% प्लस निकल कर आता है तो ये अच्छा होता है और इसको गुड माना जा सकता है। अगर आरओए का परसेंटेज 2% प्लस होता है यानी 2% या इससे ज्यादा होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और अगर ये 3% या के ऊपर रहता है तब तो ये बेस्ट सिचुएशन माना जा सकता है और ऐसे कंपनी को निश्चित ही कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे आप एनसीडी में इन्वेस्ट करें या इसके इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करें। दूसरा एस्पेक्ट होना चाहिए आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर इसका परसेंटेज 12 से 15% निकल कर आता है तो ये अच्छे कैटेगरी में माना जा सकता है। अगर ये 15 से 20% के बीच में होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और अगर ये 20% या इससे ज्यादा होता है तो ये बेस्ट माना जाता है। तीसरा आपको कंसीडर करना चाहिए स्पेशली एनबीएफसी के केस में उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। जैसा कि मैंने डिटेल शेयर किया, अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी में सिक्योर्ड लोन से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है तो ऐसे कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए, चाहे उसका इक्विटी शेयर हो या किसी भी टाइप का डिवेंचर या बॉन्ड हो। उम्मीद करता हूं ये सारे डिटेल आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपने सर्किल में इसको जरूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज जितने ज्यादा स्प्रेड हो सके उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।